जय हिंद दोस्तों। बताइए आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। मुझे लगता है जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो आप लोग का तैयारी कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। और मॉक टेस्ट आप लोग, मैं बार बोलता हूँ, लगाते रहिए ताकि आप लोग अपना इफिशियंसी को पता लगा सकते हैं। ओके। और मॉक टेस्ट जिनको पता नहीं है कि कौन सा वेबसाइट पे अच्छे हैं, तो मेरे वेबसाइट पे मैंने खुद अवेलेबल करवाया है। सिर्फ आप लोग के लिए वो है, हम लोग जो चैनल का नाम है या फिर जो वेबसाइट का नाम है वो सेम है जो मेरा जो यूट्यूब का चैनल का नाम है 2pif.in पे जो है आपके लिए अवेलेबल है। सभी जो है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी के लिए। ओके। चलिए, तो जहाँ मैंने खत्म किया था पिछला वीडियो, वहीं से मैं शुरू करने वाला हूँ। न्यूट्रल फ्लेम इज यूज टू वेल्ड। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया क्या, न्यूट्रल फ्लेम इज यूज टू वेल्ड। तो न्यूट्रल फ्लेम जो है ना, हम लोग तीनों को वेल्डिंग कर सकते हैं, स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, तीनों से। तो इसके रिगार्डिंग मैं पहले जो है अलग अलग जो है फ्लेम के बारे में मैं यहाँ पे बता दूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो है 3 फ्लेम हम लोग का रहता है, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम। ओके। तो अगर मैं बात करूँ न्यूट्रल फ्लेम में, टेम्परेचर है कभी कभी पूछा था, इनर कोन में हम लोग का 3300 डिग्री सेल्सियस, आउटर इन्वेलप में 1260 डिग्री सेल्सियस। ओके। यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल फ्लेम का ही ज़्यादा आपको पूछेगा टेम्परेचर। अगर मैं बात करूँ कि कहाँ कहाँ कौन सा फ्लेम हम लोग यूज करते हैं, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ आपका पूरा डाटा है। न्यूट्रल फ्लेम अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो है हम लोग क्या है इक्वल प्रोपोर्शन में रहता है। कहने का मतलब अगर मैं O2 और C2H2 के बारे में रेशियो बात करूँ तो 1 रहता है। ओके। और अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हम लोग का O2/C2H2 O2/C2H2 अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में तो 1.15 से 1.5 के बीच में होता है। ओके, रेशियो अगर पूछा जाए तो। अगर पूछा जाए कार्बोराइजिंग फ्लेम के बारे में तो O2/C2H2 ये कितना होता है, तो 0.85 से 0.95 के बीच में होता है। ये तीनों रेशियो जो है आपको ध्यान में रखना है। ओके, है ना। तो मैंने क्या बोला कि न्यूट्रल फ्लेम 1 रहता है रेशियो, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम 1.5 तक रहता है, और आपका जो है 1 से कम रहता है किसमें, तो आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम में। अब देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। न्यूट्रल फ्लेम की बात करें, जो कि हम लोग क्वेश्चन पूछा गया न्यूट्रल फ्लेम को वेल्ड करने कहाँ का, तो माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, कॉपर और एल्युमिनियम सभी में हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग का बात करें तो ब्रास और ब्रेजिंग के लिए हम लोग वेल्डिंग करने के काम में लाते हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम हम लोग यूजफुल फॉर स्टीलाइटिंग, हार्ड फेसिंग, लिंडे वेल्डिंग फॉर स्टील पाइप एंड फ्लेम क्लीनिंग। या तो फिर इसमें और एक चीज़ दिया हुआ है कि कार्बोराइजिंग फ्लेम में जो है 3 जो है हम लोग का लेयर बनता है, जिसमें कि सबसे ब्राइट ल्यूमिनस इनर जोन और एसिटिलीन फीदर और आउटर ब्लू इन्वेलप, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है। ये देखिए यहाँ पे 3 फ्लेम बनता है कार्बोराइजिंग में, ब्राइट ल्यूमिनस कोर, एसिटिलीन फीदर और ब्लू इन्वेलप। ओके। और अगर मैं बात करूँ न्यूट्रल और ऑक्सीडाइजिंग में तो 2 ही फ्लेम बनता है, इनर कोन और आउटर इन्वेलप। इसमें भी इनर कोर और आउटर इन्वेलप इसमें स्मॉल एंड नैरो होता है, और इसमें जो है इनर कोन जो है पॉइंटेड रहता है। और जनरली जो आपका टेम्परेचर पूछता है ये इनर कोन ऑफ न्यूट्रल फ्लेम कितना होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन ये भी कभी कभी आया है कि 1260 डिग्री सेल्सियस इसमें आउटर इन्वेलप में रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ए हेक्सो ब्लेड कट्स ऑन द, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग यूज भी करते हैं घर में, है ना, आए दिन डोमेस्टिक पर्पजेज के लिए। तो क्या होता है कि हम लोग क्या जानते हैं कि ये काट रहा है, लेकिन जो है हम लोग का हेक्सो ब्लेड वो हमेशा जो है सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कट करता है। रिटर्न स्ट्रोक में जो हम लोग का पार्ट कटा हुआ है उसको निकालने के काम में लाया जाता है। बस समझ आप लोग, जो कि चिप्स है हम लोग का, तो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक में हम लोग का जो है हेक्सो ब्लेड कट करता है। ओके, इसके रिगार्डिंग कुछ जो है यहाँ पर मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ। यहाँ पर जो है आप इसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल मैंने आपके लिए यहाँ पे डाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके रिगार्डिंग। पहला क्या, हेक्सो क्या होता है, ये एक टूल है, हैंड टूल है, जो कि मेटल को कट करने के लिए यूज किया जाता है, ये जानते हैं हम लोग। हेक्सो ब्लेड जो है या तो लो एलॉय स्टील या तो फिर हाई स्पीड स्टील का बना जाता है, और अलग अलग लेंथ में अवेलेबल होता है, 250 mm और 300 mm, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड का है। ओके, द सिलेक्शन ऑफ द ब्लेड डिपेंड्स ऑन द शेप एंड हार्डनेस ऑफ द मटेरियल टू बी कट। जो हम लोग का जो बोल सकते हैं ब्लेड का सिलेक्शन हम लोग उस पर डिपेंड करेगा, जो मटेरियल को हम लोग काटना है या फिर मटेरियल का हार्डनेस कितना, उस पर हम लोग का हेक्सो का ब्लेड डिपेंड करेगा। ओके, और हमेशा जो है सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही काटता है, उसके लिए
आप लोग दिक्कत नहीं कीजिए। यहाँ पर मैं बताने लगा सोइंग के केस में भी हम लोग हेक्सा ब्लेड का यूज करते हैं, उसी तरह रहता है सेम चीज़। तो ये क्या होता है, इसमें जो है सोइंग में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ये वर्कपीस को क्या किया है, वाई से पूरा टाइटली फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद क्या किया गया है कि सुटेबल ब्लेड लिया गया, फिक्स्ड इट्स teeth facing forward so that it cut the material in the forward stroke. The blade is tensioned sufficiently by a wing nut. Wing nut यहाँ पे है, wing nut यहाँ पे दिया हो रहता है, इसको प्रॉपरली टाइट कर लिया जाता है। और ये जो है हम लोग का क्या है, ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में इधर कीजिएगा तो ही कटेगा सिर्फ। द कोर्स ऑफ द डिजायर्ड कट इज मार्क्ड बाय अ गाइडलाइन ऑन द वर्क एंड अ निक नॉच इज मेड विद अ फाइल। द फ्रेम ऑफ द हेक्सो इज हेल्ड सोन पे। ये हेक्सो का हम लोग क्या है, ये फ्रेम रहता है, ये फ्रेम है हम लोग का, ये पकड़ने के लिए। ओके, ये वाई से हम लोग का फिक्स करने के लिए जॉब को। ओके, और क्या है, ये हम लोग का फॉरवर्ड स्ट्रोक और ये बैकवर्ड स्ट्रोक। तो इसमें से क्या है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटेगा, बैकवर्ड स्ट्रोक में यहाँ पे कोई भी तरह का कटिंग प्रोसेस नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ओके, बताइए, क्वेश्चन लीजिए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम लोग किस में यूज करते हैं। बात कर रहे हैं हेक्सो ब्लेड। अभी हम लोग ने देखा कि हेक्सो ब्लेड में क्या है, वहाँ पे तो मल्टीपल कटिंग एज है, तो वहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल तो हम लोग का यूज नहीं होगा। मिलिंग कटर में हम लोग क्या होता है, उसमें भी कटर में बहुत सारा अलग अलग हम लोग का कटिंग एज रहता है, तो ये भी नहीं होगा। ग्राइंडिंग व्हील तो हर एक उसका जो अब्रेसिव व्हील है वो एक हम लोग क्या है, वहाँ पर जो है कटिंग टूल की तरह यूज होता है। तो वहाँ पे तो भाई लाखों में वहाँ पे जो है हम लोग क्या अब्रेसिव ग्रेन वहाँ पे मौजूद है, तो ग्राइंडिंग व्हील में तो नहीं। लेकिन जो पार्टिंग टूल है ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। ओके, देखिए यहाँ पे दिया हुआ सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट या फिर मल्टीपल पॉइंट, ये किस में हम लोग का यूज होता है, आइए देख लेते हैं। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन इससे दूर हो जाएगा। जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जैसे कि टर्निंग टूल हो गया, शेपिंग टूल, प्लेनिंग, स्लॉटिंग टूल, जो कि पार्टिंग टूल बोलते हैं। स्लॉट पार्टिंग टूल नहीं दिया तो स्लॉटिंग टूल वहाँ पे दिया रहेगा, या तो बोरिंग टूल। ये सब क्या है, ये हम लोग का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। डबल पॉइंट मैं बोलूँ तो ड्रिल का। मल्टी पॉइंट मोर देन 2 तो मतलब मिलिंग कटर, ब्रोचिंग टूल, हॉब, गियर शेपिंग कटर है ना। ये सब क्या है हम लोग का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आप लोगों को दे दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। फ्लैंक वियर ओकर्सन, दो चीज क्वेश्चन आता है, फ्लैंक वियर और एक क्या आता है हम लोग का, एक आता है फ्लैंक वियर और एक क्रेटर वियर। हाँ, एक क्रेटर वियर, दो क्वेश्चन आता है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्लैंक वियर हमेशा जो हम लोग का जो होता है रिलीफ फेस पे लोग। ओके, लेकिन अगर पूछेगा आपको क्रेटर वियर तो रेक फेस पे। यहाँ पे उसके रिगार्डिंग मैंने आपके लिए मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ से दोनों चीज क्लियर हो जाएगा आपका, क्रेटर वियर और फ्लैंक वियर दोनों। देखिए यहाँ पर डायग्राम के साथ दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए देखिए, फ्लैंक वियर ओकर्स, तो फ्लैंक वियर ओकर्स रिलीफ फेस ऑफ द टूल, द नोज पार्ट ऑफ द कटिंग टूल। यहाँ जो ये चीज जो दिख रहा है ये हम लोग का फ्लैंक वियर है, या तो बोल सकते हैं नोज पॉइंट ऑफ द कटिंग टूल या तो रिलीफ फेस ऑफ द कटिंग टूल। फ्लैंक वियर ओकर्स ड्यू टू, अब ओकर क्यों करता है ये देख लेते हैं। अब्रेजन बाय हार्ड पार्टिकल, एक तो अब्रेजन के कारण, दूसरा सियरिंग ऑफ के कारण, तीसरा जो है बिल्टअप एज के कारण, चौथा जो है लो स्पीड फ्लैंक वियर प्रेडोमिनेंट के कारण, और चौथा जो है मेटल रिमूवल रेट जो है हम लोग का इंक्रीज करते हैं उसके कारण, जो या बोल सकते हैं या तो स्पीड ज्यादा हो उसके कारण। ओके, तो ये चीज है हम लोग का। और ये देखिए ये है क्रेटर वियर, ये क्या है, क्रेटर वियर। ये कहाँ लाई कर रहा है, तो ये हम लोग का रेक फेस पे लाई कर रहा है। ओके, फ्लैंक वियर बोले तो रिलीफ फेस पे और क्रेटर वियर बोले तो रेक फेस पे। ओके, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना, दोनों चीज यहाँ पर क्लियर किया हुआ। यहाँ पे देखिए पॉसिबल फ्रैक्चर लाइन यहाँ पे होता है और इसमें जो है आपका नोज पार्ट पे होगा। ओके, दोनों चीज ध्यान रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेटर वियर और फ्लैंक वियर, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है उससे। द नंबर ऑफ जोन्स ऑफ हीट जनरेशन इन स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग में बोला है कितना जनरेशन ऑफ हीट होता है वहां पे, तो 3 है ना। यहाँ पे क्या है, तो 3 नंबर ऑफ जोन वहां पे जनरेशन ऑफ हीट होता है, ये ध्यान रखना है आप लोग। नेक्स्ट आइए, अ मूविंग मैंड्रिल इज यूज्ड इन, मूविंग मैंड्रिल हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो ट्यूब ड्राइंग में। ट्यूब ड्राइंग में क्या होता है, मूविंग मैंड्रिल का यूज करते हैं। ट्यूब ड्राइंग एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, जैसे हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हम लोग का एक सर्कुलर टाइप का वहाँ पे क्या होता है, हम लोग का वहाँ तक टूथपेस्ट निकलता है। उसी तरह से क्या होता है, हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मोल्टेन मेटल को डालते हैं, है ना,
और मोल्टेन मेटल यहाँ पे है और उसको प्रेस करते हैं इस साइड में, तो ये क्या होता है, हम लोग का जो है ट्यूब बन करके निकलता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो हम लोग का ट्यूब ड्राइंग वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो है मूविंग मटेरियल हम लोग किस में यूज करेंगे, तो ट्यूब ड्राइंग में यूज करेंगे। देखिए ये ट्यूब ड्राइंग जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरह से, ओके, ये मूविंग मटेरियल है, ये मूव करते रहता है। ट्यूब ड्राइंग क्या है, द डायमीटर एंड वॉल थिकनेस ऑफ ट्यूब दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय एक्सट्रूजन और अदर प्रोसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय द ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस। ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस से ही जनरली करते हैं। जो हम लोग का टूथपेस्ट निकलता है, जो टूथपेस्ट का डब्बा से, वो एक्सट्रूजन प्रोसेस का एक एग्जांपल आप बोल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्यूब ड्राइंग इज सिमिलर टू वायर एंड रॉड ड्राइंग एक्सेप्ट दैट इट इज यूजुअली रिक्वायर्स अ मेटेरियल ऑफ द रिक्वेस्ट डायमीटर टू फॉर्म द इंटरनल होल। ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस सिमिलर है किससे, तो वायर या फिर रॉड ड्राइंग, एक्सेप्ट क्या, उसमें हम लोग मेटेरियल का यूज नहीं करते हैं। ट्यूब ड्राइंग इज यूज टू रिड्यूस थिकनेस एंड डायमीटर यूजिंग मेटेरियल। ट्यूब ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर को रिड्यूस ही तो कर रहे हैं, डायमीटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। किसके 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 चलते हैं, तो मेटेरियल के चलते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। देख रहे हैं इधर से हम लोग खींच रहे हैं इसको, ये ट्यूब ड्राइंग है। मेटेरियल और प्लग में बी सिलिंड्रिकल और कोनिकल इन शेप। द मेटेरियल में बी केप्ट स्टेशनरी और मूव्ड अलोंग विद द ट्यूब। मेटेरियल को किसी तरह से स्टेशनरी या फिर मूवमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मूविंग मेटेरियल हम लोग यूज करते हैं किसमें, तो ट्यूब ड्राइंग में। ये हम लोग का क्वेश्चन था, ओके। फ्लोटिंग मेटेरियल आर यूज्ड वेयर द लेंथ ऑफ द ट्यूब आर लॉन्ग। फ्लोटिंग मेटेरियल भी यूज करते हैं कहाँ, जहां हम लोग का लेंथ ऑफ द पाइप ट्यूब जो है हम लोग का लंबा होगा, ओके। ड्राइंग फोर्सेस involved in tube drawing with plug are always higher. With moving material there is a forward frictional drag which pulls the metal into the die at the entry. अगर मूविंग मेटल यूज करते हैं ना, तो उसमें फॉरवर्ड फ्रिक्शनल ड्रैग आता है, जो क्या करता है, वो मेटल को आगे डाई से आगे की ओर खींचने में मदद करता है एट द टाइम ऑफ एंट्री। तो ये चीज जो है हम लोग का ट्यूब ड्राइंग के रिगार्डिंग जो है हम लोग का यहाँ पे कुछ जो है कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, डाइज फॉर वायर ड्राइंग आर मेड ऑफ, ओके। डाइज जो है वायर ड्राइंग में किससे बनाया जाता है, तो कार्बाइड मटेरियल से। किससे बनाएंगे, कार्बाइड मटेरियल से बनाएंगे। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट इन अ थ्रोटलिंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया। थ्रोटलिंग प्रोसेस में हम लोग इंथैल्पी ऑफ कांस्टेंट रखते हैं, इसे बताने वाली बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ओके। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक दिन आया था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आया था। तो ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव मैं बार बार बोल रहा हूँ। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एक्सटेंसिव मतलब डिपेंडेंट ऑन मास। तो देख लीजिए इसमें डिपेंडेंट ऑन मास किस पे है, तो डिपेंडेंट ऑन मास हम लोग का वॉल्यूम पे है, स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम हम लोग का इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। प्रेशर भी हम लोग का इंडिपेंडेंट मास है, टेम्परेचर भी मास पे कोई इतना नहीं, लेकिन वॉल्यूम जो है मास पे डिपेंड करता है। दैट इज आवर, ये हम लोग का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके रिगार्डिंग कुछ जो है यहाँ पे देखिए मैं आपको बताने वाला। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ये डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। साइज डज नॉट चेंज, ये इसमें साइज चेंज करेगा। इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड, इट कैन बी कंप्यूटेड। कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड, और ये इजिली आइडेंटिफाइड नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट, कलर, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, लस्टर, फ्रीजिंग पॉइंट, और डेंसिटी, ये हम लोग का इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर एक्सटेंसिव की बात करें, लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, ओके, ये सब क्या है हम लोग का, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ओके। तो ये कुछ आपके लिए यहाँ पर। नेक्स्ट आइए, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिफाइन, ये भी मैंने बताया। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और आपका सेकेंड लॉ आपका जो है क्या हो जाएगा, तो एंट्रोपी डिफाइन करता है। एज डिफरेंशियल हीट एंड वर्क वुड बी डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली एज। हीट और वर्क जो है मैथमेटिकल, एक होता है एग्जैक्ट और एक होता है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो जब भी हो जो एग्जैक्ट, ये डिफरेंशियल यहाँ पे लिखे पूरा अगर लिखना है तो, ओके, मैथमेटिकली अगर निकाला था तो यहाँ भी इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ओके। तो ये चीज है। तो अगर यहाँ पूछे कि एज डिफरेंशियल हीट एंड वर्क वुड बी डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली, तो वो हम लोग क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। वो क्या है, तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ओके। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हीट क्या है, व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम इट इज पॉजिटिव। हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, ये भी ध्यान रखना। हीट और वर्क जो है हम लोग का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हीट और वर्क क्या है, हम लोग कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी और वर्क भी प्रॉपर्टी नहीं है। और दोनों क्या है, दोनों पाथ फंक्शन है और दोनों इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही है।
और क्या अलग क्या है दोनों में कि हीट इज बाउंड्री फिनोमेना और हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। वर्क में क्या है, वर्क जब हम लोग ऐड करते हैं सिस्टम में तो ये नेगेटिव होता है, और वर्क एनर्जी इन ट्रांजिट, मतलब दोनों जो है लगभग सेम चीजें हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल कार्नोट साइकिल के रिगार्डिंग। अ कार्नोट साइकिल इज हैविंग एन इफिशियंसी ऑफ 0.75। इफिशियंसी दिया हो कार्नोट साइकिल का 0.75, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए पढ़ते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ द हायर टेम्परेचर रिजर्वायर इज 727 डिग्री सेल्सियस, हायर टेम्परेचर आराम से लिखिए, TH इक्वल टू दिया हुआ 727 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में मैं चेंज कर लेता हूँ, 727 और प्लस 273 यही होता है, तो 273 तो कितना हो जाएगा 1000 केल्विन, 1000 केल्विन। अब क्या बोला है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर, TL पूछा गया है। मैं बार बार बोलता हूँ T1 T2 से याद मत रखिए, इफिशियंसी जो है T1 T2 से याद मत रखिए, इफिशियंसी हमेशा जो है लोअर और हायर टेम्परेचर से याद रखिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होएगा। ओके, 1 माइनस TL अपॉन TH, 1 माइनस TL अपॉन TH कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इफिशियंसी हम लोग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, तो 0.75 दिया हुआ है। बोलेंगे TL दिया हुआ तो TL नहीं दिया हुआ सर, निकालना है 1 माइनस TL कर देंगे। TH दिया हुआ दैट इज 1000। अब कैलकुलेशन ही तो करना है आप लोग को, अब क्या कैलकुलेशन ही तो करना है। इसके क्या, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस TL अपॉन 1000। ओके, ये क्या हो जाएगा 0.75। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 750 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 माइनस TL। तो यहाँ से जब हम लोग TL निकालेंगे तो TL निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, TL निकालेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 250। ये 250 हम लोग का केल्विन आया है, ये ध्यान रखना है, 250 सेल्सियस नहीं मार देंगे, इसलिए ये दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, कंफ्यूजिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ, ये 250 केल्विन आया है यहाँ पे, ये ध्यान रख देना है, ये 250 केल्विन है और ये 250 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या करना पड़ेगा, जो भी हम लोग का TL आया, जो लोअर टेम्परेचर जो आया है 250 डिग्री केल्विन, 250 केल्विन, इसको चेंज करना पड़ेगा हम लोग को सेल्सियस में, चूंकि आंसर जो है सेल्सियस में दिया हुआ। तो चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 250 माइनस 273 सेल्सियस में चेंज करने के लिए, तो कितना हो जाएगा, दैट इज -23 डिग्री सेल्सियस। ओके, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ये ध्यान देना, ये फंसाने के लिए आप लोग को दिया हो 250 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम में क्या होता है, बच्चे हड़बड़ में रहते हैं, 250 मारे तुरंत निकल जाए, एक नंबर तो वहीं चला गया भाई साहब, जो जाना हुआ क्वेश्चन था आप लोग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस ओकरिंग इन अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर्ड इन द प्रोसेस ओकर्ड एट द कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे क्या है, जो भी इंटरनल एनर्जी होता है कोई भी रिवर्सिबल सिस्टम में, ओके, रिवर्सिबल सिस्टम में, और ये किसके इक्वल टू होता है, जो हीट ट्रांसफर होता है, तो वो कौन सा प्रोसेस में होता है, तो वो होता है हम लोग कांस्टेंट, वो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे केस में हम लोग क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जो है हम लोग का हीट ट्रांसफर के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये चीज देखिए, ये यहाँ पे दिया कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम लोग जानते हैं डेल Q इक्वल टू डेल W प्लस डेल U। ओके, ये है हीट है, ये वर्क है, ये हम लोग का एनर्जी। फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जैसा कि हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट है, तो W इक्वल टू हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ PdV टोटल का निकालना है, तो इससे क्या होगा डेल Q इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम लोग कि दिस मीन्स दैट हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम that is used up complete to change the internal energy and temperature of the system। जो भी हीट सप्लाई किया जा रहा है वो किसके बराबर है, तो इंटरनल एनर्जी के बराबर है, जो कि कंप्लीटली यूज किया जा रहा है हीट को चेंज करने के लिए, एनर्जी को चेंज करने के लिए और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम को चेंज करने के लिए। अगर ये तो हो गया वॉल्यूम के लिए, तो ये वॉल्यूम में क्या हुआ, चेंज जो हीट जो है हम लोग का टोटल जो है हम लोग का बराबर है किसका, इंटरनल एनर्जी के बारे में। लेकिन अगर बात करें कांस्टेंट प्रेशर में, तो कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग का था डेल Q इक्वल टू डेल W प्लस डेल U, ये तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है तो Cp इंटू T2 माइनस T1 हो जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर अगर बोले तो Cp इंटू T2 माइनस T1 हो जाएगा। इस कंडीशन में कांस्टेंट टेम्परेचर में हम लोग क्या होगा, तो हीट जो है हम लोग का
हीट जो है जो हम लोग का वर्क के बराबर रहेगा। यहाँ पर हीट जो इंटरनल एनर्जी के बराबर है, यहाँ पर हीट जो है वर्क के बराबर रहेगा, ये ध्यान रखना। और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग का हीट जो है जीरो होता है। ये सब ये जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और कांस्टेंट एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ये सब पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हम लोग का हीट जीरो रहता है, हीट जीरो तो रहता है ये, और इसमें जो है चूंकि नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग क्या कर सिस्टम को हम लोग दे रहे हैं। ओके, तो वर्क जो है डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, कहने का मतलब इंटरनल एनर्जी इसमें नेगेटिव हो रहा है। ओके, और इसमें हम लोग क्या हो रहा है, हीट जो है इक्वल टू द वर्क डन, और इसमें क्या हो रहा है, हीट जो है हम लोग का इंटरनल एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि इंटरनल एनर्जी और हीट जो है किसमें इक्वल रहता है, तो वॉल्यूम में। अगर कांस्टेंट प्रेशर में हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोग का जो है हीट जो है हम लोग कितना होगा, हीट जो है हम लोग का अगर कांस्टेंट प्रेशर में मैं लिखूं डेल क्यू इक्वल टू, हीट के केस में क्या हो जाए Cp इंटू T2 माइनस T1, ये हीट के केस में। टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर बोल सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसे टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस में ही होता है। ओके, हाँ ठीक, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में हम लोग क्या हो जाएगा, टेम्परेचर में जैसे हम लोग ने देखा, टेम्परेचर में यहाँ पे देखिए हम लोग का जो है डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू हो जाएगा टेम्परेचर में, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, मतलब कि हीट जो है वर्क डन के बराबर। इंथैल्पी हम लोग का होता है H इक्वल टू यू प्लस पी वी। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे, इतना सारा चीज़ आप लोगों को याद रखना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है थर्मल इंजीनियरिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा फिर से न्यूमेरिकल आया है। बोला क्या है, कंडेंसर ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट्स 120 किलोवाट हीट while the power supplied is 30 किलोवाट, द COP ऑफ द सिस्टम। बहुत इजी क्वेश्चन है, COP निकालने बोला गया है, रिजेक्शन दिया हुआ 120 किलोवाट और पावर सप्लाइड दिया हुआ 30 किलोवाट। देखिए कैसे देखिए, इसके रिगार्डिंग पहले मैं डायग्राम यहाँ पे बना दूँ अगर, तो ये क्या है, ये हम लोग का T1 है और ये हम लोग का क्या है, ये बोल सकते हैं जो हम लोग का रेफ्रिजरेटर। ओके, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T2। ये इधर से हम लोग हीट सप्लाइड हो रहा है, ये हम लोग का हो गया Q1 और ये हो गया हम लोग का Q1, ये हो गया Q2 और ये हम लोग का वर्क W। ये सारा इतना चीज़ हम लोग का दिया हुआ, और यहाँ पे दिया क्या है, हम लोग का दिया हुआ है कि सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है 120 किलोवाट पे हीट और पावर दिया हो सप्लाइड किया जा रहा है 30 किलोवाट। ओके, तो इतना सारा चीज़ दिया हो, सभी चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ क्या, हम लोग का पावर दिया हुआ कितना, यहाँ पे दिया पावर सप्लाई 30 किलोवाट। कोई दिक्कत इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्या दिया, हीट रिजेक्ट कर रहा है कितना पे, दैट इज Q1 इक्वल टू हम लोग दिया हुआ क्या 120 किलोवाट, ये भी दिया हुआ। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहले Q2 तो निकाल लें, पहले Q2 निकाल ले, उसके बाद हम लोग का क्या है COP निकल करके आ जाएगा। तो Q2 यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं क्या कि W इक्वल टू वर्क डन क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2, यही जानते हैं हम लोग। तो Q1 W कितना दिया 30 इक्वल टू Q1 120 माइनस Q2, है ना, यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो Q2 यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, Q2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज हम लोग का हो जाएगा 120 माइनस 30, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 90 किलोवाट, ये हो जाएगा 90 किलोवाट। अब निकालना है COP, अब निकालना है हम लोग का COP। बताइए COP का फॉर्मूला क्या है, COP का फॉर्मूला क्या होता है, COP का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। हम लोग जानते हैं COP का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज कूलिंग कैपेसिटी टू जो है हम लोग का पावर इनपुट या फिर पावर सप्लाइड, जो भी लिख सकते हैं, पावर इनपुट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो कूलिंग कैपेसिटी क्या है, यही तो है जो Q2 जो हम लोग दे रहे हैं, ये जो जा रहा है, यही तो है हम लोग कूलिंग कैपेसिटी, दैट इज 90 किलोवाट। इसलिए तो निकालना पड़ा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हीट रिजेक्शन का वैल्यू यूज करना पड़ता तो वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं था, वो तो दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी क्या होगा, दैट इज 90, और पावर इनपुट कितना देगा, दैट इज 30। तो ये 3 टाइम में हम लोग कट जाएगा, दैट इज COP हम लोग कितना हो जाएगा, COP हम लोग का 3 निकल करके आ जाएगा। ओके, तो यहाँ कुछ करना नहीं था, ये डायग्राम के जरिए ये डायग्राम आप लोगों को समझना पड़ेगा। और क्या है यहाँ पर, ऐसा नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं Q1 यूज करते हैं, इसलिए मैं बार बोलता हूँ ना कि लोअर और हायर टेम्परेचर रिजेक्शन और एडिशन, ये सब के अंतर्गत याद कीजिए। T1 T2 Q1 Q2 से याद कीजिएगा, आप लोग हमेशा गड़बड़ कीजिएगा। यहाँ भी बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ भी COP जो है ना, इस तरह से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। COP इक्वल टू क्या है, Q1 माइनस Q2 यहाँ पे यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन C1 इक्वल टू Q1 माइनस Q2 इक्वल टू वर्क इनपुट जितना है हम लोग उतना यूज कर सकते हैं। तो Q1 माइनस
सॉरी Q2 मैंने यहाँ लिख दिया Q1 माइनस Q2, ये तो गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है डायरेक्ट आप लिखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं Q2 अपॉन W। ओके, जो हम लोग का कूलिंग कैपेसिटी है Q2 अपॉन W। तो यहाँ Q2 तो निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे Q2 यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं? Q2 के जगह पे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हम लोग का Q1 है और माइनस W यहाँ पे लिख सकते हैं, अपॉन W कर दीजिए, तो यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग निकल जाएगा, ये इतना आप लोग नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला ए प्योर सब्सटेंस कैन नॉट रिमेन इन लिक्विड फेज इफ इट इज बिलो द। अब बोला क्या, एक प्योर सब्सटेंस जो है लिक्विड फेज में रिमेन करेगा कब? इफ इट इज बिलो द, इफ इट इज बिलो द ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट के अगर नीचे रहेगा ना, तभी जो है हम लोग का वो लिक्विड फेज में कोई भी प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस सस्टेन नहीं कर सकता जब ट्रिपल पॉइंट के नीचे हम लोग का रहेगा। देखिए इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोग को, बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। ये देखिए ट्रिपल पॉइंट है, ये हम लोग का ट्रिपल पॉइंट है, ये ट्रिपल पॉइंट मतलब लिक्विड सॉलिड और जो हम लोग का वेपर तीनों एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ है, ये ट्रिपल पॉइंट हम लोग का। अपॉन हीटिंग फेज चेंजेस फ्रॉम एस टू बी सॉलिड टू वेपर, सो सॉलिड विल वेपोराइज और सबलीम। द ट्रिपल पॉइंट इज अ लाइन ऑन द पीवी डायग्राम वेयर ऑल द थ्री फेजेस सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तीनों जो है हम लोग का यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, है ना, तीनों स्टेट। इसलिए बोला जाता है क्या कि कोई प्योर सब्सटेंस लिक्विड फेज में रिमेन नहीं करेगा जब ये बिलो होगा ट्रिपल पॉइंट के। ओके, और ये एक और ग्राफ यहाँ पर है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये ग्राफ देखिए, एक ग्राफ ये भी देख लीजिए आप लोग, ये देखिए, यहाँ से पता चल जाएगा आप लोगों को कि क्यों नहीं ये सस्टेन कर पा रहा है। ये देखिए, ये हम लोग का ट्रिपल पॉइंट पे है, ये सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, वेपर फेज तीनों यहाँ पर इक्विलिब्रियम में जाएगा। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का ट्रिपल पॉइंट हो गया। दूसरे कंडीशन में मैं अगर बताऊं आपको, ये देखिए, ये सॉलिड और ये सॉलिड प्लस वेपर का लाइन है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है। ये जो डोम बना हुआ डोम शेप्ड, ये बाहर वाला चीज ये वेपर होता है, ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, और इधर साइड आपका लिक्विड कहलाता है। और ये जो अंदर में हुआ लिक्विड प्लस वेपर है, और ये जो है आपका ट्रिपल लाइन है, जो यहाँ पर तीनों कंडीशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो ये चीजें, ये टोटल, ये जो है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आप लोग टोटल पढ़ते हैं, या फिर थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिक्सचर ऑफ गैस एक्सपेंड फ्रॉम 0.03 मीटर क्यूब टू 0.06 मीटर क्यूब। मतलब वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम यहाँ से यहाँ हम लोग क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब सीपी पे, ऑफ 1 मेगापास्कल एंड एब्जॉर्ब्स 84 किलो जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग प्रोसेस। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर। इंटरनल एनर्जी डेल यू निकालने के लिए यहाँ पे बोला गया है। जब डेल यू निकालने के लिए बोला गया है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया। यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग ने देखा कि डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, यही होता है हम लोग का ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। अब यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे निकालने बोला गया है कि क्या होगा। देखिए कैसे निकलेगा यहाँ पे, लेकिन एक चीज बोला गया है, ये ध्यान देना है, कांस्टेंट प्रेशर पे, ये चीज यहाँ पे ध्यान देना। वर्क डन यहाँ पे निकलेगा, वर्क डन कैसे निकलेगा, दैट इज डेल डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, P इंटू V2 माइनस V1, चूंकि हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे है। ओके, तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे दिया, जब एक्सपेंड करा था 0.03 से 0.06। देखिए V2 और V1 पता चल गया है। अरे यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर 1 मेगापास्कल का दिया हुआ, तो क्या यहाँ से वर्क डन नहीं निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ। प्रेशर दिया हुआ दैट इज 1 मेगापास्कल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वॉल्यूम दिया हुआ दैट इज V2 दिया हुआ हम लोग का 0 हुआ, तो V1 दिया हुआ दैट इज 0.03 मीटर क्यूब। ओके, इतना चीज दिया हुआ। डेल क्यू यहाँ से निकाल, डेल डब्ल्यू निकाल लें, तो डेल डब्ल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, 1 मेगापास्कल, कहने का मतलब है 1000 यहाँ पे लिख रहा हूँ कन्वर्ट करके डायरेक्ट। और ये क्या आ जाएगा 0.06 माइनस 0.03, ये कितना आ गया हम लोग का, तो 1000 और इंटू 0.03 है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज 30 किलो जूल। 30 किलो जूल हम लोग का निकल करके यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे निकालना क्या हम लोग का, दैट इज डेल यू निकालना है।
क्या चेंज इन हीट दिया हुआ है, क्या हीट दिया हुआ दैट इज 84 किलो जूल, हीट दिया हुआ यहाँ पर 84 किलो जूल, और यहाँ पर डेल डब्ल्यू निकल करके आ गया है, तो हम लोग इसका यूज करके हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया दैट इज डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। ओके, ये क्या हो जाएगा, डेल क्यू दिया हुआ दैट इज हम लोग का 84 इक्वल टू डेल डब्ल्यू हम लोग ने निकाल लिया दैट इज 30 प्लस डेल यू। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, तो डेल यू जो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, डायरेक्टली माइनस कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 54 किलो जूल, क्या हो जाएगा 54 किलो जूल। ये हम लोग का बी नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंड इन वॉल्यूम अपॉन फ्रीजिंग। वॉल्यूम जैसे हम लोग फ्रीज करते हैं तो वॉल्यूम के में कौन सा एक्सपेंड करता है, सिंपली जब आप फ्रिज में रखते होंगे ना पानी, बोतल में पानी रखे क्या होता है, फट जाता है बोतल, तो क्या हो रहा है, वो हम लोग का वॉल्यूम वहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है फ्रिज होने से, दैट इज वाटर हम लोग का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है ये, इसमें दिया हुआ वाटर एक्सपेंड ऑन कूलिंग फ्रॉम 4 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या करता है, वाटर एक्सपेंड करता है। व्हेन लिक्विड वाटर इज कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट अंटिल अ टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 4 डिग्री सेल्सियस ये रीच्ड। जब हम लोग लिक्विड को कूल करते हैं, लिक्विड वाटर को कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है जब तक वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रीच नहीं करता है। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस इट एक्सपेंड, फ्रीजिंग पॉइंट तक ये एक्सपेंड करेगा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। ओके, अमोनिया के बारे में बात करते हैं। अमोनिया इज ए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विद द फॉर्मूला NH3। Chloroform is an organic compound with the formula CHCl3. It is a colorless, sweet smelling sound. Okay. Benzene is a chemical that is colorless or light yellow liquid at room temperature. It has sweet odor and is highly flammable. ये कुछ जो है हम लोग का कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलिए यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल आया है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा होमवर्क के तौर पे। यहाँ से फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करूँगा। ओके, और जो ने मॉक टेस्ट नहीं लगाया अभी तक या फिर लगा भी रहे हैं तो अपना परफॉर्मेंस देखिए, और जो नहीं लगा रहे हैं वो मेरे वेबसाइट पे जा करके विजिट कीजिए 2pif.in पे। ओके, 2pif.in पे जाइए और वहाँ पे जो है इंटरेस्टिंग मॉक टेस्ट वहाँ पे लगाइए विथ चीप एंड बेस्ट प्राइस रेट। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करूंगा मैं यहीं से। और ये बेहतरीन सवाल है, ये भी आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।